नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो हमारा क्लास 12 पॉल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का 5th चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम साउथ एशिया की दो मेजर कंट्रीज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। हम इस चैप्टर के अंदर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडिया की ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक अलग से 12th पॉल साइंस की बुक है, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स या फिर इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस लेक्चर के अंदर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि हमारे दो नेबर कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ साथ इंडिपेंडेंस मिली थी। जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद का हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो अभी आपके पास इंटरफेस दिख रहा है, इसके अंदर हम जितने भी मिलिट्री रूल्स हैं, जितने भी डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर आई 2008 तक, वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस इंटरफेस के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो उसके बाद जनरल आयूब खान ने जो पावर और एडमिनिस्ट्रेशन था पाकिस्तान का वो टुक ओवर कर लिया, मतलब कैप्चर कर लिया और अपने आप को इलेक्ट करवा लिया। अब जनरल आयूब खान ने अपने आप को इलेक्ट क्यों करवाया? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी एमर्ज हो सकती थी, आप दो पोस्ट नहीं रख सकते, या तो आपको मिलिट्री कमांडर रहना है या फिर आपको प्रेसिडेंट रहना है। तो इस पोस्ट से बचने के लिए शायद जनरल आयूब खान ने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया। फिर दोबारा मिलिट्री टेक ओवर हुआ, जनरल आयूब खान को भी किसी ने टुक ओवर कर लिया। किसने टुक ओवर किया? जनरल याहिया खान ने जनरल आयूब खान को टुक ओवर कर लिया। अब याहिया के रूल के दौरान जो इन पाकिस्तान था उसने बांग्लादेश क्राइसिस जो कि 1971 के अंदर हुआ था उसको फेस किया। अब बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में हम बांग्लादेश के पार्ट के अंदर जानेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के पार्ट के साथ ही। तो जनरल याहिया खान के दौरान समय के दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस को 1971 के अंदर फेस किया। अब बांग्लादेश क्राइसिस के बाद या फिर याहिया रूल के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जुल्फिकर अली भुट्टो की, जो कि 1971 से 1977 6 साल चली। तो ये भुट्टो गवर्नमेंट जब 1977 के अंदर इस भुट्टो गवर्नमेंट को भी टेक ओवर कर लिया गया जनरल जियाउल हक के द्वारा 1977 के अंदर। अब जनरल जियाउल हक ने एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को फेस किया 1982 के दौरान और 1982 के बाद। अब 1982 के बाद जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ था उसके बाद इसने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी दोबारा 1988 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप के अंदर। तो अब बेनज़ीर भुट्टो के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो 1988 के अंदर इलेक्ट हुई थी। तो फिर उसके बाद जो इस पीरियड के दौरान जो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल क्राइसिस एक फेस किया, पॉलिटिकल कंपटीशन कह सकते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन फेस किया। जो पाकिस्तान की दो मेन पार्टीज पाकिस्तान पीपल्स रिपब्लिक और मुस्लिम लीग, इन दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन चला, पॉलिटिकल कंपटीशन, और इसको बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे फेस किया गया। अब ये जो फेज़ है इलेक्टेड डेमोक्रेसी का ये 1999 तक चला। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो नवाज शरीफ है उसको हटा दिया, मतलब दोबारा मिलिट्री रूल आ गया नवाज शरीफ के बाद, और अपने आप को प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट कर लिया 2001 के अंदर। अब 2001 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ का रूल चला और फिर 2008 से अब तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। तो ये थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब हम देखते हैं जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान स्टेबल डेमोक्रेसी वो बिल्डिंग कर रहा है उसके ऊपर क्या फैक्टर्स है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो मिलिट्री का डोमिनेंस पाकिस्तान के अंदर है और जो पीपल मिलिट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री का मानते हैं कि मिलिट्री ही है जो पाकिस्तान के अंदर है। अगर ये मिनिस्टर तो ऐसे ही है। तो मिलिट्री के बाद दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है कलर्जी, यानी कि जो लीडर्स हैं उनका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर वो एक स्टेबल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसलिए जो फेलियर है पाकिस्तान को स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने में वो एक तरह से सफल रहा है, मतलब फेलियर रहा है, पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आई है अब तक। उसके बाद एक रिलीजियस लीडर्स का भी डोमिनेंस है जो कि
मुस्लिम लीडर्स या फिर जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, या फिर जो किसी भी रिलीजन के अंदर अपने रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनका डोमिनेंस रहा है पाकिस्तान के अंदर। और जो लैंड ओनिंग क्लास या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका भी एक दबदबा, उनका भी एक डोमिनेंस रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो स्टेबल डेमोक्रेसी है वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है, और पाकिस्तान को इस फील्ड के अंदर फेलियर ही सामने आया है। अब आप इस कार्टून के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये देखिए, पहले कैलकुलेशन के अंदर प्रेसिडेंट माइनस मिलिट्री इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट कि जब परवेज मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट बना था तो उसने मिलिट्री पोस्ट को रिजाइन दे दिया था, तो प्रेसिडेंट ने मिलिट्री पोस्ट को रिजाइन दे दिया था, तो उसने कहा है कि प्रेसिडेंट माइनस मिलिट्री इज इक्वल टू 0। अब सेकंड कैलकुलेशन में मिलिट्री माइनस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू 1। मीन्स जब परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कमांडर था और एक प्रेसिडेंट भी था, तब उसके सामने ये प्रॉब्लम आई कि उसको दोनों में से कोई एक पोस्ट रखनी है। तो इसने ये कार्टून में सेकंड कैलकुलेशन दिखाती है कि जो ये प्रॉब्लम आई परवेज मुशर्रफ के सामने की मिलिट्री और प्रेसिडेंट की पोस्ट में से एक पोस्ट रखनी है, तो उसने प्रेसिडेंट की पोस्ट को चुना, इसलिए मिलिट्री माइनस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू 1। पहले वो मिलिट्री कमांडर था, बाद में प्रेसिडेंट बना, इसलिए मिलिट्री पहले आई, प्रेसिडेंट बाद में आया। अब सेकंड में मिलिट्री प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू 2। इसमें भी ये दिखा रखा है, जब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बना तो उसके पास दो पोस्ट थी, प्रेसिडेंट और मिलिट्री की, यानी कि उसके पास डबल पावर थी। इससे हमें दिखा रखा है कि मिलिट्री प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू 2। तो ये आप इस कार्टून को आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम बांग्लादेश की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले हम बांग्लादेश के लिबरेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कैसे बांग्लादेश एक नया नेशन उभर के आया। देखिए दोस्तों, अब तक हमने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर लिया, और हम अब लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था, मैंने आपको पार्टीशन वीडियो में बताया था कि जब पार्टीशन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो पार्ट बने थे पाकिस्तान के। वेस्ट पाकिस्तान तो आज पाकिस्तान बन गया, और पर ईस्ट पाकिस्तान जो एक वॉर हुई थी 1971 के अंदर, मैंने आपको पाकिस्तान वाले पार्ट में बताया था, जनरल याहिया खान के टाइम पीरियड में जो 1971 में इंडो पाक वॉर हुई थी बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। उस वॉर में इंडिया जीत गया था और पाकिस्तान हार गया था, तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। हम ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस 1971 में मिली थी, इंडो पाक वॉर के एंड के बाद। तो अब जानते ही कैसे क्या हुआ था सब कुछ, सारा प्रोसीजर 1971 के वॉर की हम समरी भी डिस्कस करेंगे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के अंदर। ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं, इसमें हम लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश जब पाकिस्तान का पार्ट था तब बांग्लादेश ने या फिर पाकिस्तान ने क्या क्या बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट चले थे, वो क्या क्या प्रोटेस्ट सही थे, वो सारे हम इस इंटरफेस के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 71, मीन्स 1947 से 1971 तक 26 साल बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट रहा था। और जो बांग्लादेश था वो ब्रिटिश इंडिया के कौन कौन से पार्ट को ऑक्यूपाई करता था, देखिए। बांग्लादेश ऑक्यूपाई पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड आसाम फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। जो बंगाल का पार्ट था, वो पहले एक पूरा बंगाल हुआ करता था बांग्लादेश, जिसको आज हम वेस्ट बंगाल इंडिया में बोलते हैं, वो एक बंगाल का ही पार्ट था। जिसको बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, जब बांग्लादेश को हमने ईस्ट पाकिस्तान बनाया था, तो बंगाल का पार्टीशन किया था, वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया था, और जो बचा हुआ ईस्ट बंगाल था वो पार्टीशन में पाकिस्तान के पास चला गया था, ईस्ट पाकिस्तान के पास। और जो आसाम का नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम बांग्लादेश की तरफ जो पार्ट लगता है, वो पार्ट आसाम का बांग्लादेश के पास चला गया था ब्रिटिश इंडिया से। अब जब अब तो बांग्लादेश तो बना नहीं, तो हम ईस्ट पाकिस्तान बोलेंगे। तो जो पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान का एक डोमिनेंस सा छप गया। मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका खुद का कोई अस्तित्व को कोई इंडिपेंडेंस नहीं था, वो वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस के अंदर था। जो भी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस, पार्टीज, लीडरशिप जो चलती थी, वो सब एज इट इज इस पाकिस्तान के अंदर रूल्स रेगुलेशंस चलता था। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रूल था, वही मिलिट्री रूल का रूल अब ईस्ट पाकिस्तान में भी था।
अब दोस्तों जो पीपल्स थे इस पाकिस्तान के, वो चाहते थे कि जो बंगाली कल्चर हमारा है और जो हमारी लैंग्वेज है बंगाली, वो हमारे पास आ जाए और जो वेस्ट पाकिस्तान का जो डोमिनेंस हमारे पास हमारे ऊपर है वो डोमिनेंस चला जाए। तो अब इसी बीच हमारे पास एक लीडर उभर के आता है, शेख मुजीबुर रहमान। ये इन्होंने एक पॉपुलर स्ट्रगल शुरू कर दिया डोमिनेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की एक अलग से ऑटोनॉमी की डिमांड की। और जो इनकी पार्टी थी आवामी लीग, उसने इसी स्लोगन से, इसी मोटिव से अपनी इलेक्शंस को लड़ा, अपना सीटें सारी की सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीटें थी सारी की सारी सीटें जीती, और आखिरी में 1970 में जो इलेक्शन हुए इसमें आवामी लीग, जिसको शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, वो पार्टी जीत गई। पर होना तो ये चाहिए था कि शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी बनाना था बना देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को जनरल याहिया खान के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, और जो मिलिट्री रूल जनरल याहिया खान के दौरान जो वेस्ट पाकिस्तान में चल रहा था, वही मिलिट्री रूल अब इस पाकिस्तान में आ गया, और वही मिलिट्री रूल कंटिन्यू था इस पाकिस्तान के अंदर। और जो जनरल याहिया खान के दौरान जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी, उसने जो बंगाली पीपल्स के मूवमेंट जो बंगाली पीपल ने चलाया इस शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट के खिलाफ, वो उसको सप्रेस करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को मारने की कोशिश की। और इस ये जो वायलेंस ईस्ट पाकिस्तान को लोगों के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया, इसने एक लार्ज स्केल माइग्रेशन इंडिया के अंदर, जो वेस्ट पाकिस्तानी लोगों ईस्ट पाकिस्तानी लोगों का जो इंडिया के अंदर लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ इस कारण से। और जो इस माइग्रेशन हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेट एक्शन लिया, और जो ईस्ट पाकिस्तान लोग थे उसको उनको इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली दोनों बेसिस पे हेल्प की। और जो 1971 के अंदर एक वॉर शुरू कर दिया जिसको इंडो पाक वॉर बोलते हैं 1971 के अंदर। और इस वॉर के अंदर जो इंडिया है उसको तीन तीन मोर्चों से लड़ना पड़ा। एक तो जम्मू कश्मीर, एक हमारे पास गुजरात यानी कच्छ वाला रीजन, और एक हमारे पास ये ईस्ट पाकिस्तान। ये तीन मोर्चों से इंडिया लड़ी, पर इंडिया ने एक बीच का रास्ता चुना कि वो पंजाब की तरफ से वो लाहौर गेट तक पहुंच गई थी मिलिट्री। और फिर जो बांग्लादेश के अंदर 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे इंडिया वाली बुक के अंदर, जो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी है उस बुक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वॉर की घटनाक्रम के बारे में। अभी हम इतना जान लेते हैं कि बांग्लादेश के अंदर तीनों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी ने घेर लिया, और फिर पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा 1971 के अंदर। तो दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा, और 1971 दिसंबर के अंदर जो वॉर था इंडो पाक वॉर, जिसके अंदर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली, वो वॉर एंड हो गया, और आखिरी में जाके बांग्लादेश एक न्यू नेशन के तौर पे अस्तित्व में आया। तो ये थी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की कहानी। अब आगे देखते हैं हम कि जो जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में आया, तो शेख मुजीबुर रहमान को वापस से अपनी सीट मिल गई, वापस से उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पर प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, पर 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा अमेंड कर दिया। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था बांग्लादेश के अंदर, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया। और जो जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी आवामी लीग को छोड़ के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, अबोलिश कर दिया उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसकी मदद से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी टेंशन्स और बहुत सारे मूवमेंट्स चले। और उसके बाद मिलिट्री रूल दोबारा आ गया, और शेख मुजीबुर रहमान को जियाउर रहमान एक मिलिट्री लीडर है उसके द्वारा असैसिनेशन, और शेख मुजीबुर रहमान को जियाउर रहमान जो कि एक मिलिट्री लीडर जो, और फिर बाद में जब ये सब हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान को जियाउर रहमान जो कि एक मिलिट्री लीडर था उसके द्वारा एक्सेसिनेट कर लिया गया अगस्त 1975 में। और बांग्लादेश एक मिलिट्री रूल कंट्री बन गया, और जियाउर रहमान ने अपनी खुद की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी एस्टेब्लिश की, और 1979 के अंदर इलेक्शंस करवाए, और उसमें ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि जियाउर रहमान ने लेड कर रखी थी, उसने सारी सीटें जीत ली, ये और गद्दी पे बैठ गया। अब बांग्लादेश के लोगों ने प्रोटेस्ट किया जियाउर रहमान के खिलाफ और डिमांड की डेमोक्रेसी की। तो जो स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश के अंदर, वो इस मूवमेंट के अंदर फोर फ्रंट पे थे। तो फिर इस मूवमेंट के चलते जो
तो फिर अब ज़ियाउर रहमान के बाद ज़ियाउर रहमान को भी एक्सेसिनेट कर लिया गया लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. अरशद के द्वारा, और एच.एम. अरशद पावर में आ गया फिर। अब एच.एम. अरशद के द्वारा, अब एच.एम. अरशद के दौरान जो अब एच.एम. अरशद के रूल के दौरान जो पीपल ऑफ बांग्लादेश थे, उन्होंने डेमोक्रेसी के डिमांड के सपोर्ट में मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स फोर्थ फ्रंट में थे, और अरशद को फोर्सिबली कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज लिमिटेड स्केल पे अलाउ कर देनी पड़ी, और आखिरी में जाके बाद में वो प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट कर लिया गया 5 साल में, 5 साल के द्वारा, और आखिरी में जाके उसको 5 साल के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त कर लिया गया पीपल ऑफ बांग्लादेश के द्वारा। अब इसके बाद भी प्रोटेस्ट नहीं रुके, तो मास पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, और उन प्रोटेस्ट के बाद आखिरी में जाके अरशद को स्टेप डाउन, यानी अरशद को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा 1990 के अंदर, और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1991 के अंदर, जिसके बाद से आज तक एक डेमोक्रेटिक सरकार है बांग्लादेश के अंदर। तो ये थी बांग्लादेश की स्टोरी। आज के लेक्चर में हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में कैसे कैसे हमने मिलिट्री रूल देखे, फिर डेमोक्रेटिक रूल्स भी देखे, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के फैक्टर्स क्या-क्या है कि वो एक स्टेबल डेमोक्रेसी अपनी नहीं बना सकता। और हमने फिर एक कार्टून के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें परवेश मुशर्रफ ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की थी, जिसमें बताया था कि उसके पास जब उसने मिलिट्री रूल को एक्वायर किया था, तब उसके पास 2 पोस्ट थी, मिलिट्री की और प्रेसिडेंट की। तो उस उन 2 पोस्ट को लेकर उसने कैलकुलेशन की थी, तो ये कैलकुलेशन हमने देखी थी। उसके बाद हमने बांग्लादेश के लिबरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे बांग्लादेश ने अपने प्रोटेस्ट चलाया वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, और अपना जो 1971 का वॉर हुआ था, उसको जब वेस्ट पाकिस्तान हार गया, तो कैसे बांग्लादेश फॉर्म हुआ, और फिर बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको ड्राफ्ट कर दिया गया शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया 1975 के अंदर। फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी अबोलिश कर दिया गया। इससे जो कन्फ्लिक्ट्स, टेंशन्स और मूवमेंट्स थे वो बढ़े। फिर जो शेख मुजीबुर रहमान है उसको एक्सेसिनेट कर लिया गया अगस्त 1975 में ज़ियाउर रहमान के द्वारा, जो कि उस समय का मिलिट्री लीडर था। अब ज़ियाउर रहमान को दोबारा एक्सेसिनेट कर लिया गया लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. अरशद के द्वारा। अब एच.एम. अरशद के दौरान जो पीपल्स थे बांग्लादेश के, उन्होंने डेमोक्रेसी के सपोर्ट में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और एच.एम. अरशद को फोर्सिबली कुछ पॉलिटिकल लिमिटेड स्केल पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलाउ करना पड़ा, और फिर उसको जब इलेक्शंस हुए थे उसको प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त कर लिया गया 5 साल के लिए। और फिर आखिरी में दोबारा मास पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से अरशद को स्टेप डाउन करना पड़ा 1990 के अंदर, और आखिरी में 1991 के अंदर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, और तब से लेकर आज तक एक डेमोक्रेटिक सरकार है बांग्लादेश में। तो ये था बांग्लादेश के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर हम नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेपाल के साथ साथ अगले लेक्चर में हम श्रीलंका के बारे में, इंडो पाक रिलेशंस के बारे में, और इंडिया और उनकी नेबरिंग कंट्री जितनी भी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, इन सब के और इंडिया के रिलेशंस क्या कैसे हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या ट्रीटीज़ हैं, ये सब हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छी वीडियोस और ऐसी पॉलिटिकल और ऐसे ही ग्लोबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट आपको मिले, तो फिर आपको सबसे पहले वो अपडेट मिले, आपको वेट ना करना पड़े वीडियो के लिए। जैसे वीडियो आया आपको तुरंत अपडेट मिलनी चाहिए, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप समझते हैं कि क्या आपके दोस्तों को या आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।